आज हमारे बीच में जितने भी साथी मौजूद हैं, आप सभी का स्वागत है। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो मैं यूएस का बहुत-बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मुझे आज के इस शानदार प्रोग्राम को पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका दिया, मुझे लीड करने का मौका दिया। तो मैं चाहूँगा कि एक बार यूएस के लिए जोरदार तालियाँ क्लैपिंग करेंगे सभी लोग। देखिए, यूएस है तो हम हैं, यूईएस है तो आप हैं, यूनिक एजुकेशन सिस्टम। पूरे हिंदुस्तान को आरसीएम की को आगे बढ़ा रही है ये संस्था। लगातार यूईएस के हमारे सीनियर जो कोर हैं, उनकी बैठकें होती है और मैं क्या बताऊँ, चूँकि मैं पार्टिसिपेट करता हूँ इसकी मीटिंग, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ आज इस मंच के माध्यम से अपने सारे सीनियर्स कोर्स, यूईएस के प्रेसिडेंट परम आदरणीय प्रहलाद राय जी, यूईएस के सेक्रेटरी श्याम अग्रवाल जी, ट्रेजरर मनजीत सिंह जी और जितने भी साथी हैं, मैं उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप समस्त साथियों का। आज का ये जो सेशन हमारा प्रारंभ होने वाला है या हो चुका है, इसमें आप सभी का स्वागत है। मैं शुरुआत करूँगा अपना परिचय से। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, वाराणसी में मैं रहता हूँ साथियों। 12 साल मैंने यूनियन बैंक में जॉब किया, 12 ईयर्स। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि 12 साल बोलने में कितना सेकंड लगता है? 12 सेकंड। बट 12 साल में कितने सेकंड होते हैं? कितने मिनट्स होते हैं? कितने आवर होते हैं? कितने दिन होते हैं? कितने वीक होते हैं? आप गहराई से सोचना कि एक इंसान 12 साल लगातार किसी काम को करके और उसे त्याग देता है, उसे छोड़ देता है और क्या करने लग जाता है? आरसीएम। तो गहराई से सोचना। हम लोग के साथ चैलेंज क्या है कि हम किसी भी चीज़ को सुनते तो हैं, लेकिन उसके ऊपर मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, नोट नहीं करते, भूल जाते हैं। और मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप आज मैं जो कुछ भी बात कहूँगा, बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन जो भी बातें करूँगा, आप गहराई से सोचना। यार, ऐसा भी होता है क्या? 12 साल, 12 ईयर्स। आज हमारे बैच के लड़के सीनियर मैनेजर हैं, यूनियन बैंक के अंदर। अच्छी खासी उनकी सैलरी है, अच्छा खासा लाइफ़स्टाइल है, अच्छा खासा उनका करियर है और निश्चित रूप से मैं भी होता। तो एक बहुत शानदार करियर को छोड़ के मैं आरसीएम क्यों कर रहा हूँ? अभी धनराज जी ने भी आपसे ये सवाल किया। आज बहुत सारे लोग आरसीएम कर तो रहे हैं, लेकिन अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि क्या वाक़ई में हम इस प्रोजेक्ट को लेके सीरियस हैं? और सीरियस हैं तो कितना है? उसका पैमाना क्या है? उसका पैरामीटर क्या है? मुझे पता है आप मेरे को सुन रहे हैं तो सीरियस तो हैं, लेकिन जो सीरियसनेस चाहिए, जो सीरियसनेस का पैरामीटर चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक योरसेल्फ। मैं अपने बारे में बताऊँ कि आज से तकरीबन 18 साल पहले जुलाई 2005 में मैंने आरसीएम में शुरुआत की और शुरुआत कराने वाला मेरा छोटा भाई मेरे पास चल के आया था। उस समय लुधियाना में जॉब किया करता था। उसने मुझे ज़बरदस्ती एक मीटिंग्स में बैठाया। मैं जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, बट जाना पड़ा और वो मीटिंग आज के हमारे सीनियर, आज के हमारे आदर्श आइडियल मिस्टर सुजीत कुमार सिंह, एक बार मैं चाहूँगा सर के लिए जोरदार क्लैपिंग। मैं सर को सुना मीटिंग्स में, मैं क्या बताऊँ, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। सर ने जो इस बिज़नेस के बारे में बताया, इसके फ्यूचर के बारे में बताया, इसके भविष्य के बारे में बताया, पहली मीटिंग देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बातों में दम है। क्योंकि देखिए, मैं बैंकर्स रहा हूँ और बैंक में बड़े-बड़े लोग आते हैं, छोटे लोग भी आते हैं, पैसे वाले भी लोग आते हैं, पढ़े-लिखे लोग भी आते हैं, प्रोफेसर भी आते हैं, लेक्चरर भी आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं, बिज़नेसमैन भी आते हैं। तो मैं नौकरी सिर्फ़ नहीं किया करता था। मेरी एक अच्छी आदत पहले से थी कि मैं हर व्यक्ति को अलग निगाह से देखता था। एक कस्टमर के रूप में नहीं देखता था। मैं ये सोचा करता था कि यार सामने वाला आदमी का हैसियत क्या है, इसकी औकात क्या है? और मैं देख के अंदाज़ा लगा लिया करता था कि इस आदमी में दम है। तो कहीं न कहीं 12 साल जो मेरी पब्लिक डीलिंग थी, वो पब्लिक डीलिंग बहुत काम आया आरसीएम में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, एक्सपीरियंस जो होता है ना, उसकी कोई टैबलेट नहीं आती है कि गए और खरीद लिया और खा लिया, एक्सपीरियंस मिल गया। नो, नॉट एट ऑल। एक्सपीरियंस गेन करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है और वो है आपको उस रास्ते से गुज़रना पड़ेगा।
आज मैं कितनी भी बातें कर दूं, कितनी भी बातें बता दूं, यहाँ पे रोज मीटिंग हो रही है यूएस के द्वारा, हर दिन जो भी आ रहे हैं डायनामाइट आ रहे हैं, एक से एक प्रेजेंटेशन आपके सामने दिया जा रहा है, बट दोज ऑल आर इररिलेवेंट। सब कुछ आपके लिए रिलेवेंट है, कब तक? जब तक आप उसको फॉलो नहीं करते। सुनने से कोई असर नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ता है मानने से, फर्क पड़ता है उस रास्ते पे चलने से। जानते तो सभी हैं, मानते भी सभी हैं, बट चलते कितने लोग हैं? तो मैं आपको बता रहा था एक्सपीरियंस के बारे में। एक्सपीरियंस गेन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज द ओनली एंड ओनली वे। और वो क्या है? आपको गुजरना पड़ेगा। आज जो भी कोर लीडर बने हैं ना, ये सब के सब उस रास्ते से गुजरे हैं। सुने नहीं है, माने नहीं है, गुजरे हैं। और जो गुजरता है ना, वो दूर से पता चल जाता है। तो 12 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस था यूनियन बैंक के अंदर, उस एक्सपीरियंस के आधार पे सुजीत कुमार सिंह जी से फर्स्ट मीटिंग देखने के बाद, मिलने के बाद, मुझे एहसास हो गया था क्या बंदे में दम है। और बंदे में दम क्यों है? क्योंकि आरसीएम में दम है। आरसीएम में दम है, इसलिए बंदे में दम है। देखो, आरसीएम में दम है, बहुत सारे लोग बेदम है। क्यों? क्योंकि दम नहीं है। जब तक दम नहीं होगा तब तक कुछ बात बनने वाली नहीं है। आरसीएम में तो है दम। सुजीत कुमार सिंह जी को देखने के बाद, सुनने के बाद, अंदर से कुछ कुछ हुआ, फील हुआ, लगा कि नहीं यार, बंदे में तो दम है। और बंदे में दम है तो सिस्टम में दम है। साथियों, जुलाई 2005 की घटना है। पहली मीटिंग देखने के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई। भूख प्यास पता नहीं कहाँ गायब हो गया। बहुत सारे लोग को लगेगा कि यार ये कहानियां फिल्मों में ऐसी होती है, बनावटी बातें। आपने देखा होगा, पहली बार किसी हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है तो क्या क्या होता है। भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, और क्या क्या होता है। तो मैं जब फिल्म में ये सब चीजें देखा करता था तो मुझे लगता था कि यार ऐसा कुछ थोड़ी होता होगा, ये सब ऐसे ही झूठ मूठ दिखाते हैं। क्योंकि जिंदगी में मैंने कभी प्यार व्यार किया नहीं, फैक्ट में बता रहा हूँ। तो कहते हैं ना कि जब तक किसी चीज को आप फील नहीं करेंगे ना, तब तक वो चीजें आपको बनावटी लगेगी। तो मुझे भी फिल्मों में बातें बनावटी लगा करता था। मुझे लगता था कि यार ये सब ऐसे होता होता नहीं है, सब ऐसे ही बनावटी है। बट रियल में बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार किया है, और वो आरसीएम से किया है। ओनली एंड ओनली आरसीएम। और तब मुझे एहसास हुआ कि व्हाट इज द पावर ऑफ लव। सच में वो दिखाते हैं ना, वो सही दिखाते थे, गलत नहीं दिखाते थे। ये चीज फील किया मैं आरसीएम में आने के बाद। भाई साहब, मैं क्या बताऊं, आई डोंट हैव वर्ड टू एक्सप्लेन माई फीलिंग, व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। और आज तक द सेम थिंग इज हैपनिंग विथ मी। जरा सा भी कम नहीं हुआ है। कहते हैं ना कि प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है, बार बार थोड़ी होता है। और एक बार जो प्यार करता है और अपने प्यार पे अपने आप को मर मिटाता है ना, जिंदगी में बाहर ही बाहर आ जाती है। हर दिन उसके लिए जन्नत है। सुजीत कुमार सिंह जी से मिलने के बाद इस बिजनेस को मैंने समझा, इसकी बारीकी को मैंने समझा, इसकी डेप्थ को मैंने समझा, एंड व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इस चीज को मैंने समझा। और लगातार मैं सीखने लग गया। कहते ना कि एक गाना है ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना। तो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ। धीरे धीरे आरसीएम से नजदीकियां बढ़ने लगी, और इतनी नजदीकियां बढ़ गई, इतनी नजदीकियां बढ़ गई कि शायद यूनियन बैंक मुझे एहसास होने लगा कि आई एम नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन यूनियन बैंक। एहसास हो गया, फील हो गया। देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे डी कुमार जी, आपका पैसा आने लगा होगा इसलिए छोड़ दिए होंगे। नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। इन सब चीजों को सिर्फ फील किया जा सकता है। मेरे बोलने से आपको समझ में नहीं आएगी बात। फीलिंग एक अलग चीज होती है, उसको वर्ड से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। फीलिंग को समझने का एक ही तरीका है, उस जगह पे पहुंच जाओ, उस जगह पे अपने आप को रख दो। मैंने शुरुआत किया यूनियन बैंक में पार्ट टाइम में जॉब करते हुए। ऐसा नहीं था कि मैंने फर्स्ट डे डिसाइड कर लिया कि नौकरी क्विट कर जाना है। नो, नॉट एट ऑल। मैंने 2 साल पार्ट टाइम किया। और पार्ट टाइम किया उस टाइम में मैंने जुलाई में स्टार्ट किया। मुझे आज भी डेट याद है, 26 जुलाई को मैंने इस बिजनेस को पहली बार सुजीत सर से मिलने के बाद, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आज, इसलिए मैं उनको बहुत ज्यादा मानता हूँ। आज मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, परम आदरणीय सुजीत सर की देन है। मेरी क्या औकात थी यार, मेरी क्या हैसियत थी, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग ऑटो चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं मार्केट में। मेरी कोई औकात नहीं थी। आज मैं जो कुछ भी हूँ सुजीत कुमार सिंह जी की देन। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए, बिग हैंड, बिग हैंड। कहते ना कि जिस व्यक्ति ने आपको रास्ता दिखा दिया, जिसने दुनिया दिखा दिया,
वो आपके लिए कुछ भी आप उसको बोलेंगे ना तो कम होगा। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं बयां करूं कि वो मेरे लिए क्या है। मैंने डिसीजन लिया, इसमें काम करना शुरू किया। दुनिया ने, जैसा कि सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ, लोगों ने कहा अरे ये सब फालतू काम है, इन सब वो चीजों में कोई करियर नहीं। और मैं रियल बता दूं, मैं बहरा आदमी मैं सुनता ही नहीं। बचपन में बाबूजी की नहीं सुनता था, स्कूल में टीचर्स की नहीं सुनता था। मैं मनमोजी आदमी हूं। जो मेरे अंदर से आवाज आती है मैं उसी को सुनता हूँ। और ये बचपन से ही कहते हैं ना कि हैबिट इज द सेकंड नेचर ऑफ मैन। ये मेरी हैबिट रही है। ये कोई आरसी में नई चीज मेरे लिए नहीं थी। जब लोग कहते थे कि नहीं कर पाओगे, सब फालतू काम है, तो मैं मुस्कुराता था। मुझे लगता था कि यार मैं सुन थोड़ी रहा हूं, तू जो बोल रहा है। मेरे दिमाग में तो बस एक ही नशा चढ़ा हुआ था कि मुझे सुजीत कुमार सिंह बनना है। सुजीत सर उसमें इमरोल्ड थे। मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था। आई वॉज जस्ट ब्लाइंड। मैं अंधा हो गया था। मैं अपने घर का रास्ता भूल जाता था। जिस घर से आता जाता था रोज, रास्ता ही भूल जाता था। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ। नशा हो गया था, पागलपन हो गया था। सोते उठते जागते बस एक ही नशा था। और नशा था नहीं, आज भी है। कहते हैं कि शुरू में आदमी नशा करता है तो क्या होता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, होश ही में नहीं आता, 2-2 दिन बेहोश में रहता है। तो वो स्थिति थी। अब थोड़ा सा मेच्योर हो गया। पहले दिन 26 जुलाई को स्टार्ट किया। मेरे सीनियर ने कहा कि धर्मेंद्र जी 5,000 का बिजनेस करना है। मैंने कहा सर क्या करना पड़ेगा? बोले 4 लोगों को ज्वाइन कराना हो। मैंने कहा बस 4 ही को? मैं धर 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 पकड़ा, 4 को ज्वाइन करा दिया। फिर मेरे सीनियर ने बोला यार तुम्हारा तो 5,000 हो गया, अगर उन चारों का 5,000 हो जाए तो सोचो कैसा होगा। मैंने कहा क्या होगा? बोले सबका 5,500 का चेक आएगा और अगले महीने से बड़े पॉजिटिव हो जाएंगे। मैंने उन 5 को, उन 4 लोगों को पकड़ा और मैंने कहा यार आपके नीचे भी 4-4 डालना है। बोले कैसे होगा? मैंने कहा लोगों से मिलवाओ, मैं तैयार करता हूँ। सर आप बिलीव नहीं करोगे, 4 दिन में मैंने 19,000 का बिजनेस किया। 19,996, 4 रुपये से मेरा 20,000 का स्लैब छूट गया। मेरे को पता ही नहीं था कि स्लैब होता क्या चीज है। पहले दिन पता नहीं चलता। और फिर भाई साहब मैं स्टार्ट हुआ। अगले महीने मेरे सीनियर ने पूछा कि यार टारगेट क्या है? मैंने कहा सर रॉयल्टी। तब तक मेरे को पता चल गया था रॉयल्टी क्या चीज होती। उन्होंने बोला क्या बोले? भाई आप सोचो 4 दिन पहले 20,000 का बिजनेस और अगले महीने क्या बोलता है वो आदमी? रॉयल्टी। उन्होंने कहा यार मैं सुना नहीं, क्या बोला? मैंने कहा रॉयल्टी। बोला यार फिर से बोलो। मैंने कहा सर रॉयल्टी। बोले पता है कितना होता है, करना पड़ता है? मैंने कहा सर कितना करना पड़ता है? बोले 4,65,000। मैंने कहा बस 4 ही % तो करना है यार। आप ऐसी बात करते हो सर? अरे रोज मैं बैंक में 30 लाख रुपया नोट गिनता हूँ, रोज गिनता हूँ भाई साहब। 4 65 क्या है यार? ऐसे चुटकी मारेंगे ना, फूक देंगे, उड़ जाएगा। देखो उस समय की बात बता रहा हूँ। आप लोग पता नहीं कैसे सोच रहे होगे, कैसे ले रहे होगे। मेरे सीनियर ने कुछ कहा नहीं, क्या वेरी गुड, वेल एंड गुड, करके देखो। भाई साहब मेरी वाइफ का पैर में फ्रैक्चर हो गया। कहते ना कि इस बिजनेस में ना चैलेंज बहुत आते हैं। पहले कभी नहीं हुआ और मैंने टारगेट बनाया था रॉयल्टी की। बहरहाल फिर भी मैंने 40,000 का बिजनेस किया। 2 महीने बेड पे रही वो। बैंक को भी देखना था, मैडम को भी देखना था, बेटा मेरा एक छोटा उस समय बहुत 4 साल का था, उसको भी देखना था। बट दोज ऑल आर एक्सक्यूजेस। मैंने अपने सीनियर को कभी नहीं बताया कि मेरे वाइफ को फ्रैक्चर हो गया जिसकी वजह से मेरी रॉयल्टी नहीं। फिर अगले महीने पूछा धर्मेंद्र जी टारगेट क्या है? मैंने कहा सर रॉयल्टी। उन्होंने कहा छोटा टारगेट लो। मैंने कहा सर मेरी फितरत नहीं है मैं छोटा सोचना। नहीं हुआ। चौथे महीने फिर बोला धर्मेंद्र जी टारगेट क्या है? मैंने कहा सर रॉयल्टी। नहीं हुआ। 5वें महीने फिर सोचा। उन्होंने कहा कि अरे यार छोटा सोचो ना यार, टारगेट छोटा लो। मैंने कहा सर रॉयल्टी। नहीं हुआ। 6वें महीने रॉयल्टी डन। पार्ट टाइम बैंक की नौकरी करते हुए 6 बजे मैं ऑफिस से निकलता था, 12 बजे से पहले कभी घर नहीं जाता था। हाँ लोगों ने रॉयल्टी को पहाड़ बना दिया है यार, पहाड़ बना दिया है, पहाड़ पहाड़। बहुत मुश्किल है। अरे 4 ही 65 तो करना है भाई साहब। आज से 18 साल पहले भी 4 65, आज भी 4 65। कमाल की चीज मैं बताऊं, आज तो होना चाहिए था कम से कम रॉयल्टी 14 लाख पे। 4 गुना तो बढ़ना ही चाहिए था, 15-16 लाख पे होना चाहिए था। बट आज भी रॉयल्टी 4 ही 65 पे है। उस समय ना प्रोडक्ट था, ना पीयूसी था, ना डिपो था, ना हेल्थ कार्ड था, ना न्यूट्री चार्ज था, ना डायमंड क्लब था। क्या था मेरे भाई, आप बताओ ना क्या था? बस एक ही चीज था, जुनून। एक ही चीज था, नशा। एक ही चीज था, पागलपन। करना है, करना है, करना है। दुनिया कहती थी नहीं कर पाओगे, मैं कहता था यार मैं करके दिखाऊंगा, आई विल प्रूव माई सेल्फ। नहीं कैसे होगा? नहीं कायरो की डिक्शनरी में होता है। जो बली और महाबली होते हैं उनकी डिक्शनरी में नहीं नहीं होता है। देखो मैं महाबली नहीं था, बट आज मैं बोल रहा हूँ ये बातें।
बट उस टाइम में जब भी कोई कहता था कि नहीं कर पाओगे, तो मेरे अंदर आग इतनी भयानक लगती थी कि मैं बता नहीं सकता। तो आज हम बात करने वाले हैं मिशन रॉयल्टी, मिशन 2020। आज बीसी सर ने नारा दिया है 2020। मैं आपको रियल बता रहा हूं, बहुत बड़ा नहीं है सर का नारा। बहुत सारे लोगों को लगता होगा 2000 रॉयल्टी होंगे। अरे साहब, 2000 से ज्यादा रॉयल्टी होने वाले हैं, आप देख लीजिएगा। जितने भी लोग हैं मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इस सितंबर में निकलने वाला है भाई साहब 2000 प्लस। जो सर ने लिखा है ना, वो प्लस में 3000 होगा, 2500 होगा, 4000 होगा, मुझे भी नहीं पता और सर भी नहीं जानते, क्योंकि हिंदुस्तान में पागलों की कमी नहीं है। हिंदुस्तान में बस जरूरत है ललकारने वालों की, जरूरत है रास्ता दिखाने वालों की, जरूरत है बीसी सर, केसी सर, सुरेंद्र वत्स जी, हमारे जितने भी कोर लीडर्स हैं, महावीर सारंग जी, जय नारायण जी, ऐसे ऐसे धुरंधर हैं कि मैं क्या बताऊं। तो बस हमें उनको फॉलो करना है, हमें उनको सुनना है और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना है। मैंने एक ही चीज सीखा है कि सोचने वाले लोग, चिंता करने वाले लोग कुछ नहीं कर पाते। बड़ी सोच का बड़ा जादू एक किताब है, डेविड जे स्वार्ज उसके राइटर हैं। वो लिखते हैं कि चिंता इंसान को चिता तक ले जाती है। चिंता इंसान को चिता तक ले जाती है। बहुत सारे लोग चिंता में डूबे हैं, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा, अरे अभी तक तो 10 तारीख हो गया, कुछ नहीं हुआ है। देखिए, लाइफ में ना ये चिंता शब्द को निकाल दीजिए। कैसे होगा, ये हमारा काम नहीं है सोचना, ये भगवान का काम है, परमपिता परमेश्वर का काम। अगर मैं भी सोचता ना कि कैसे होगा, तो मैं नहीं कर पाता। मेरे दिमाग में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, यहां चल रहा था, क्या करना है, 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 करना है। सोते उठते जागते, टॉयलेट करते थे, ब्रश करते थे, करना है, नहाते थे, करना है, सेविंग करते थे, करना है। कैसे होगा मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जितने भी को लीडर हैं उनसे पूछो आप, ये एक ही आवाज आएगी, करना है, हर हाल में करना है। इच्छा करे तो भी करना है, नहीं इच्छा करे तो भी करना है, हर हाल में करना है। अरे जिनके अंदर चलता है ना करना है, वो कुछ भी कर जाते हैं भाई साहब। और जिनके दिमाग में ये बात चलती है ना, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, उनका कभी नहीं होता। जिंदगी में बहुत बड़ा मंत्र देके जा रहा हूं, बस एक शब्द को अपने जीवन में धंसा लेना मेरे दोस्त, करना है, हर हाल में करना है। 24 घंटे मेरे दिमाग में एक ही बात चलती है, करना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा लेवल क्यों ना हो। ठीक है यार, स्थितियां परिस्थितियां होती है, इंसान लड़ता है, गिरता है, हारता है, लड़ता है, गिरता है, हारता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे दिमाग में चलेगा कि यार बड़ा मुश्किल है। नो, मुश्किल होता तो सुरेंद्र बस कैसे डायमंड बन गए, मुश्किल होता तो मुकेश कोठारी जी कैसे स्टार सफायर कर गए, मुश्किल होता तो इतने सारे लोग कैसे कर गए, विजयपाल विरोधिया जी कैसे कर गए, राकेश शर्मा जी कैसे कर गए, सुजीत कुमार सिंह कैसे कर गए। कैसे भाई साहब, उनके दिमाग में कैसे चल ही नहीं रहा था, उनके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, करना है, हर हाल में करना है, कुछ भी हो जाए करना है, करना है, करना है, और इसी सितंबर में करना है। टुमारो नेवर कम्स, शेक्सपियर ने लिखा है, कल कभी नहीं आता। और जिंदगी में जो लोग कल 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 करते हैं ना, उनकी जिंदगी बीत जाती है। करना है, हर हाल में करना है, नहीं मन करे तो भी करना है, बुखार हो तो भी करना है, इच्छा करे तो भी करना है, डाउनलाइन कहे तो भी करना है, अपलाइन कहे तो भी करना है, कोई नहीं कहे तो भी करना है, हर हाल में करना है। मैंने जीवन में इस मंत्र को अपनाया है और आज मैं इस जगह पे खड़ा हूं। कभी आज तक मैंने सोचा ही नहीं। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब बैंक का एग्जाम की तैयारी मैं कर रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बीएसआरबी एग्जाम को क्वालिफाई किया था। 18 साल 3 महीना मेरी उम्र थी जब मैंने फॉर्म भरा था। और उस समय भी लोगों ने मेरे को मना किया, मेरे दोस्तों ने मना किया कि धर्मेंद्र अभी तुम्हारी उम्र नौकरी करने की नहीं है, पढ़ाई कर ले, ग्रेजुएशन कर ले। लेकिन मेरे घर में पैसे की जरूरत थी, मेरे बाबूजी को पैसे की जरूरत थी, और भी भाई लोग पढ़ रहे थे, 5 भाई हम लोग हैं। मेरे दिमाग में बस चल रहा था कि करना है। दुनिया कह रही थी कि नहीं हो पाएगा, कंपटीशन है। 150 लड़के फॉर्म भरा था, 150 वैकेंसी थी, 17 लाख लड़के फॉर्म भरा था। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, 150 वैकेंसी थी, 150, एंड एप्लीकेंट कितने थे, 17 लाख, 17 लाख, 17 लाख। और मैं ग्रेजुएशन बीएससी पार्ट 1 का स्टूडेंट था। मेरे दोस्त ने कहा कि यार ग्रेजुएशन कर, अभी मत सोच, पहली बार लोग परीक्षा देते हैं क्वेश्चन का पैटर्न देखने के लिए। मैंने कहा यार मैं पहली बार में ही क्रैक करूंगा, मुझे नौकरी चाहिए। अरे 150 वैकेंसी है धर्मेंद्र, पागल हो क्या, 17 लाख लड़के हैं। मैंने कहा यार 17 लाख लड़के हैं, 150 वैकेंसी से मुझे क्या मतलब यार, मेरे को तो एक चाहिए, 149 तो फालतू है। क्या करेंगे 150 लेके।
1,500 हो 1,50,000 हो, हमें तो एक ही चाहिए ना। मैंने कहा बेटा डायलॉग तो अच्छा है, परीक्षा दे समझ में आ जाएगा। मैंने कहा 100 में 100 ही होगा ना, 101 पे तो नहीं होगा ना। बोला तू 100 में 100 कर लेगा? मैंने कहा बिल्कुल कर लेंगे। भाई साहब 6 महीने में भूल गया इस धरती पर मैं हूं। दिन होती है रात होती है मैंने भूल गया। रात का खाना मैंने छोड़ दिया। कुर्सी टेबल पे बैठ के पूरी पूरी रात मैंने प्रैक्टिस सेट लेके प्रैक्टिस करने लगा, घड़ी रख के टाइम रख कर। 6 महीने पागलों जैसा पढ़ा। पहली बार रिटेन क्वालिफाई किए। दोस्त ने कहा इंटरव्यू में छट जाएगा, मैंने कहा हनुमान जी पे लड्डू चढ़ा। फाइनल सिलेक्शन हुआ। व्हाट आई वांट टू गिव यू मैसेज, जिंदगी उन्हीं की है ना जो ठान लेते हैं। और ठान लेंगे ना तो ये रॉयल्टी क्या चीज है जी। 100 लोगों को 5,000 परचेज वॉल्यूम कराना है, ओनली 5,000, 100 पीपल। लिस्ट बनाइए। यहाँ पे कौन ऐसा आदमी है जिसके 200-300 लोग उनके मोबाइल में नंबर ना हो? चेक कर लीजिए आप। आपके दोस्त रिश्तेदार परिचित सबके पास जाइए, सूट टाई पहन के जाइए, हवाई चप्पल पहन के मत जाना। थोड़ा बन ठन के जाइए, लगना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा इज डूइंग समथिंग, कुछ कर रहा है, ये कुछ बड़ा करने वाला है। ये स्प्रे डीओ वो मार के जाइए। थोड़ा लगना चाहिए यार यू आर डूइंग समथिंग। हम लोग हवाई चप्पल पहन के चले जाते हैं, ए भैया आरसीएम करना है जुट जाओ ना। सामने वाला भगा देता है। डीसी सर कहते हैं कि रॉयल्टी अचीवर बन के जाओ ना, अमीर बन के जाओ ना लोगों के पास। लेकिन हमारी तो चरित्र में गरीबी घुसी हुई है, हमारी चरित्र में, हमारा स्वभाव में पता नहीं क्या क्या है, आई डोंट नो। बट ये तो फैक्ट है कि जिस दिन आप जो बनना चाहते हैं ना, अपने आप को मान लीजिए, मान लीजिए कि आप रॉयल्टी अचीवर हैं और जाइए लोगों से मिलिए। मत कहिए जुड़ने की बात, सिर्फ हाथ जोड़ के बोलिए कि भैया बहुत बड़ा मेरा गोल है, मेरा सपना है, मेरा लक्ष्य है, आपकी मदद चाहिए। मैंने एक बुक्स में पढ़ी थी कि मदद मांगनी चाहिए। लेकिन याद रखिए कमजोर लोग जो मांगते हैं ना वो भीख होता है। मदद मांगने के लिए मजबूत बनना पड़ेगा। कमजोर का मतलब हवाई चप्पल बन के मत जाइए। लोगों को दया आएगी आपके ऊपर, तरस आएगा, और वो कभी नहीं करेगा आपकी मदद। याद रखना कमजोर की मदद इस दुनिया में कोई नहीं करता। गलतफहमी मत रहना मेरे दोस्त। मजबूत बन के जाइए, सूट टाई पहन के जाइए, डीओ लगा के जाइए, अमीर बन के जाइए। और जिसके पास जाएंगे ना और जब कहेंगे ना कि भैया इस महीने मेरा बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा गोल है, आपकी मदद चाहिए, हाथ जोड़ के मांगोगे ना, सामने वाला पता है क्या सोचेगा? उसके दिमाग में आएगा कि यार ये लड़का बहुत आगे जाने वाला है, ये बहुत आगे जाएगा। आज इसकी मदद कर देंगे ना तो कल किसी न किसी मोड़ पे ये काम जरूर आएगा। आप करके देखो, गारंटी बताता हूँ, लाइए 100%, 101% लिख के दे देता हूँ, आपकी रॉयल्टी डन होगी। लेकिन तरीका जो मैं बता रहा हूँ, तरीका आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अमेरिका में एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था। उसके दिमाग में आ गया, धार्मिक व्यक्ति था वो, मैं नाम याद नहीं आ रहा है। उसके माइंड में आया कि मुझे एक चर्च बनवाना है। और चर्च कितना बड़ा? अमेरिका का सबसे बड़ा चर्च। कमाल की चीज थी कि उसके पास 2 टाइम के खाने के उसके पास साधन नहीं थे, कपड़ा ठीक नहीं पहना था। एक पादरी के पास गया और बोला कि मेरे दिमाग में ऐसे ऐसा ख्यालात आ रहा है। पादरी ने कहा कि ख्यालात तो बहुत अच्छे हैं, बनाओगे कैसे अमेरिका का सबसे बड़ा चर्च? बोला लोगों से पैसा ले लेंगे, उनसे मदद मांगेंगे। उस पादरी ने कहा कि बेटा ख्यालात तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारी जो हुलिया और हालात है ना, तुम्हें कोई एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाला। तो क्या करना पड़ेगा? बोले हुलिया और हालात को बदलना पड़ेगा। तुम कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या करना पड़ेगा? बोले हुलिया और हालात बदल। बोले पैसा तो है नहीं। बोला चिंता मत कर, मैं मदद करता हूँ। मैं तेरे को बताता हूँ अमीर कहाँ कहाँ है, कितने लोगों की अमीरों की लिस्ट है, बहुत है हमारे पास, उन सब के पास जाओ, मदद मांगो, लेकिन हुलिया और हालात बदल के। और कमाल की चीज है, बात बता रहा हूं, उस इंसान ने ठान लिया कि मुझे अमेरिका की सबसे बड़ी चर्च का निर्माण करना है। और उस व्यक्ति ने अपने हुलिया और हालात बदला, पादरी जैसा अपना वेशभूषा लाया, और लोगों के आंखों में आंखें डालकर उसने कहा कि मैं अमेरिका का सबसे बड़ा चर्च बनाने जा रहा हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। लोग पूछते थे कितना मदद चाहिए? इसने बोला $10,000। सामने वाले ने $10,000 का चेक काट के दिया। फिर उसके अगले व्यक्ति के पास गया, पादरी के लिस्ट पे काम किया, और उस अगले व्यक्ति के पास गया और उसने पूछा बताओ कितना चाहिए? इसने सोचा कि यार पिछले से कम मांगे थे, इससे थोड़ा ज्यादा मांग लेते हैं। उसने कहा $20,000। $20,000 का चेक मिला। फिर उसके दिमाग में आया कि यार मैं $20,000 ही क्यों मांग रहा हूँ, मुझे तो $1,00,000 मांगना चाहिए। और कमाल की बात है, उसने इतना पैसा इकट्ठा किया, इतना पैसा इकट्ठा किया। उसका उद्देश्य सही था, इरादे नेक थे,
इरादा गलत नहीं था। और अमेरिका का सबसे बड़ा चर्च बनवाया उसने, और उस चर्च में उसकी एक फूटी कौड़ी नहीं थी। कमाल की चीज मैं बता रहा हूं। उसके पास था ही नहीं, वो लगाएगा कहां से? लेकिन उसके इरादे नहीं थे, उसकी नीयत अच्छी थी, उसकी सोच अच्छी थी, और इसीलिए अमेरिका का सबसे बड़ा चर्च का निर्माण हुआ। क्या मैसेज है दोस्तों? उसमें राइटर लिखता है, मदद मांगनी चाहिए। हमारे वाराणसी के अंदर BHU है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नाम सुना है? थोड़ा यस नो ऐसे ऐसे करके बता देंगे तो थोड़ा हमें भी लगेगा कि आप सुन रहे हैं मेरी बात। राइट। BHU वाराणसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रचयिता, के निर्माता पंडित मदन मोहन मालवीय। उनकी जीवनी पढ़िए, उनके पास कुछ नहीं था। उनके दिमाग में एक विचार आया कि हमारे बनारस में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें विदेशों से बच्चे आए पढ़ने के लिए। उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास एक विचार था, और विचार बहुत नेक विचार था, पवित्र उद्देश्य था। उन्होंने अपने जीवन का मकसद बनाया, उन्होंने अपने परिवार के साथ डिस्कस किया, अपनी पत्नी के साथ बताया, अपने बच्चों के साथ बताया, पड़ोस के साथ बताया, रिश्तेदारों के साथ बताया, सभी ने उनकी हंसी उड़ाई। अरे फूटी कौड़ी नहीं यूनिवर्सिटी बनाएगा। लेकिन उनकी नियति अच्छी थी। आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जब भी आइए बनारस तो जरूर जाइए, पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा लगी हुई है। इतनी विशाल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है दोस्तों, कि मैं गारंटी बताता हूं, आप पैदल चलोगे ना तो एक हफ्ते तक चलते चलते थक जाओगे, पैर दर्द करने लगेगा, घूम नहीं पाओगे। और एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, मदद मांग करके लोगों ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं भाई साहब, और आप 4,65,000 रॉयल्टी की बात करते हो। देखो तो सही, अपने लोगों के पास जाओ तो सही। लेकिन हम तो घर ही में बैठे बैठे ना सब सोच लेते हैं ना, अरे वो तो बेकार आदमी है, अरे वो तो हमें देखना ही नहीं चाहता, अरे वो तो फोन ही नहीं उठाता, अरे वो तो निगेटिव है। क्या क्या बोलते हैं भगवान मालिक। मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आपको अगर रॉयल्टी अचीवर इसी सितंबर में बनना है, और क्यों बनना है ये मैं बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें बताई जा चुकी है। कोई मतलब नहीं है क्यों बनना है, सबको पता है क्यों बनना है, मिशन एनिवर्सरी है, सितंबर है, सब पता है। मैं आज आपको बस तरीका देने आया हूं। मदद लेने वाला बनिए। ये पूरा व्यापार इसी पे टिका हुआ है। अपलाइन की मदद, डाउनलाइन की मदद, पड़ोसी की मदद, मत जुड़ने की बात मत करिए। आप जाइए तो सही, उनसे सिर्फ मिलिए तो सही, और उनसे सिर्फ एक बात कहिए कि हमें आपकी मदद चाहिए। क्या कर सकते हैं आप बताइए? वो खुद बोलेंगे, बोलो क्या करना है। उनको बताइए कि सर हमारी कंपनी में एक डायमंड क्लब की व्यवस्था है, उस क्लब में आपको 5,000 परचेज वॉल्यूम सेल्फ आईडी पे करना है, 2-3 महीने का राशन खरीद लेना है, गामा के बारे में बता दीजिए, न्यूट्रिशन के बारे में बता दीजिए, और बहुत ज्यादा मत बताइए, ज्यादा बताने से बात बनती नहीं है, बिगड़ जाती है। मत बोलिए कि आईडी लगा लीजिए, वो तो कहते हैं सर आईडी लगा लीजिए। अरे कुछ छूट दे दीजिए अपनी तरफ से, सेल्फ आईडी पे मार दीजिए, किसी डाउनलाइन के आईडी पे मार दीजिए। जोड़ा जोड़ी वाला काम भूल जाइए अभी। अभी सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम, परचेज वॉल्यूम पे फोकस होना चाहिए, रॉयल्टी पे फोकस होना चाहिए। तो दोस्तों, मुश्किल कुछ नहीं है, बस जरूरत है आपके अंदर पागलपन, आपके अंदर तड़प, आपके अंदर बर्निंग डिजायर। ये कितना है, इसका पैरामीटर कितना है, इस बात पे निर्भर करता है आपकी सफलता। और देखिए, मैं एक ही चीज जानता हूं, यही काम अगर आप अगले महीने करेंगे, यही काम उसके अगले के अगले महीने करेंगे, काम तो दोनों सेम है, रॉयल्टी तब भी मिलेगी, पिन मिलेगा, सेलिब्रेशन होगा, सब कुछ होगा। लेकिन ये जो कंपनी 23वीं सालगिरह मना रही है ना, ये कंपनी एक ही बार मनाती है, यूईएस एक ही बार सेलिब्रेट करती है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश होने वाली है। मैं यूएस की मीटिंग में बैठता हूँ, इतनी सारी प्लानिंगें चल रही है कि मैं क्या बताऊं। बहुत सारी चीजें नहीं बताया जाता है, बोलना मना है, लेकिन बस इतना जरूर कहूंगा, मौका है, अवसर है। अगले 20 दिन और अगले 20 रात भूल जाइए, भूल जाइए कि आपका वजूद क्या है, भूल जाइए कि आप कौन हैं, भूल जाइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, क्या हैं। बहुत सारी चीजों को लेके हम ना ढोते रहते हैं। हम तो तोप सिंह हैं, हम तो तुर्रम खां हैं, हम तो बहुत बड़े अधिकारी हैं बैंक में, हम तो बहुत बड़े पता नहीं क्या है। अरे ये सब बन के आरसीएम करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इन सबको साइड कर दीजिए। यूनियन बैंक में मैं था ना, मैं भूल गया कि मैं यूनियन बैंक में हूँ। मेरे से कोई पूछता है ना, आज भी पूछता है सर क्या करते हो, हालांकि उस समय तो मैं जॉब करते हुए करता था। मैंने कभी यूनियन बैंक का नाम नहीं लिया। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा ना कि बैंक वाले थे ना, जिसको बोलते होंगे लोग जुड़ जाता होगा। अरे भाई साहब, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। इतना आगे निकल चुकी है ना
मैं नहीं बताता था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर जान जाएगा सामने वाला ना, तो उसका दिमाग वैसे ही चलेगा जैसे आपका चल रहा है। कॉमन मैन एक ही जैसा सोचता है, आम आदमी की सोचने का तरीका बिल्कुल एक जैसा होता है, और इसीलिए मैं नहीं बताता था। तो लाइफ में ना हमेशा याद रखिए, अपॉर्चुनिटी को समझिए, अपॉर्चुनिटी को देखिए। सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल की किताब है, उसकी एक लाइन ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। क्या लिखते हैं नेपोलियन हिल? उन्होंने लिखा है, अवसर समस्याओं की चादर में लिपटी होती है। नोट करिए इस लाइन को, अवसर समस्याओं की चादर में लिपटी होती है। आपको जितनी बड़ी समस्या नजर आ रही है ना, समझ लीजिए, सॉरी थोड़ी लाइट चली गई है, जितनी बड़ी समस्या आपको दिख रही है ना आज की डेट में, समझ जाइए उतना ही बड़ा अवसर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अवसर, अपॉर्चुनिटी समस्याओं की चादर में लिपटी होती है। आप अवसर पकड़ने जाएंगे ना तो हाथ में समस्या आएगा, याद रखना मेरे दोस्त। और जब जब समस्या आए ना, ऊपर वाले को धन्यवाद देना, समझ जाना कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। इस एक लाइन को मैंने ऐसा रट्टा मारा ना कि जब जब समस्या आती थी ना, तो मैं अपने आप से बातें करता था और अपने आप से एक ही बात बोलता था, अवसर है बेटा, पकड़ ले, यही अवसर है। दुनिया को समस्या नजर आती है, मेरे को अवसर नजर आता है। तो ये बहुत कमाल का लाइन है। तो आपके सामने आज जो भी चैलेंज है, जो भी समस्या आ रही है, ये समझ जाना कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, समस्या देख के हार मान लेते हैं। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे बस का रोग नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। दो चार लोगों से मिलते हैं, दो चार लोग मना कर देते हैं, घर में आके हम बैठ जाते हैं। नहीं, जिंदगी में जिसने हार मान लिया, उसकी जीते जी मौत हो जाती है। जिंदा लाश बन के ऐसे लोग जिंदगी को काटते हैं घिसट घिसट के। हार मत मानो, नेवर नेवर गिव अप, हार मत मानो। मेरी डिक्शनरी में हार शब्द नहीं है, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। और आप कमाल की चीज मैं बताऊं, जब जब जिस चीज को दिल से मैंने माना है ना, सोचा है ना, वो हुआ है। आप भी मान लो, मान लीजिए कि आपकी रॉयल्टी होने जा रही है। समस्या मत देखिए, अपॉर्चुनिटी को देखिए। मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी में अपना नाम लिखवाइए। पहली बार 18 साल के कैरियर में इस तरह के प्रोग्राम होता हुआ मैंने देखा है आरसीएम में, पहली बार। हम लोग के टाइम में तो ये सब था ही नहीं यार। जब पहली बार मैं आरसीएम में आया था, तो न तो सेलिब्रेशन की बात होती थी, न तो उस समय एनिवर्सरी की बात होती थी। हाँ, मेरे सीनियर ने एक बात जरूर कही थी कि धर्मेंद्र जी, अगर आप रॉयल्टी करोगे तो आपको ट्रॉफी मिलेगी। जिंदगी में पहले कभी ट्रॉफी नहीं मिला। कमाल की चीज मैं बता रहा हूँ, कभी नहीं मिला। बैंक में इतनी बार मैंने टारगेट अचीव किए, बड़े बड़े कारनामे किए, लेकिन कभी किसी ने मेरे को ट्रॉफी नहीं दिया। बट आरसीएम में मेरे को बोला गया कि चमचमाती हुई ट्रॉफी मिलेगी, स्टेज पे आपका सेलिब्रेशन होगा। भाई साहब, मैं क्या बताऊं, ट्रॉफी लेने की मेरे अंदर इतनी भूख पैदा हुई, इतनी भूख पैदा हुई कि मेरे दिमाग में समस्या नजर नहीं आई। उस ट्रॉफी को लेने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। मैंने अपने अपलाइन से ये नहीं पूछा कि सर कमीशन कितना बनेगा रॉयल्टी करूंगा तो, नो, नॉट एट ऑल। मुझे ट्रॉफी की भूख थी। आज आपके पास भी वही मौका है। आप सोचिए जरा सा गहराई से, आपको ट्रॉफी कहाँ मिलने की बात हो रही है, सेलिब्रेशन कहाँ करने की बात हो रही है? आपका सेलिब्रेशन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। आप सोचिए। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि 25,000 लोगों के बीच में पूरा हिंदुस्तान आपको देखेगा, पूरा हिंदुस्तान आपके लिए तालियां बजाएगा, सारे को लीडर तालियां एक साथ बजाएंगे। मेरे को अगर ये बताया गया होता ना, तो उस जमाने में पता नहीं मैं क्या कर डालता। 6 महीना समय नहीं लगाता। तो मौका है, अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा कर सकते हैं आप। क्योंकि ये मौका सिर्फ और सिर्फ सितंबर के लिए है। ये आप अक्टूबर में आपको नहीं मिलने वाला, नवंबर में नहीं मिलने वाला, दिसंबर में नहीं मिलने वाला, जनवरी में नहीं मिलने वाला, मार्च में नहीं मिलने वाला, अप्रैल में नहीं मिलने वाला, मई में नहीं मिलने वाला। मिलेगा, लोकल स्तर पे मिलेगा। अब वाराणसी में कोई रॉयल्टी करेगा तो मैं, लोकल स्तर पे प्रोग्राम होता है उसमें सेलिब्रेट करते हैं ट्रॉफी। बट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, मुझे आज भी याद है जब मैंने एमराल्ड किया था तो पटना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मेरा सेलिब्रेशन हुआ था। परम आदरणीय सुरेंद्र वसी के हाथों से मुझे ट्रॉफी दी गई थी, और मेरे बाबूजी और मेरी माँ उस प्रोग्राम में स्टेज पर आए थे। और पता है बाबूजी ने मेरे को क्या बोला? बोला, बेटा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मैं पहले भी एक बार आया। मैंने कहा, आए थे बाबूजी? बोले हाँ बिल्कुल आया था। अच्छा, स्टेज पर आए थे? बोले नहीं, सबसे पीछे खड़ा होकर ताली बजा रहा था। और उस दिन मेरे दिमाग में एक बात आई थी बेटा। मैंने कहा क्या आया था बाबूजी? बोले मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि इस स्टेज पे कभी मैं जा पाऊंगा?
लेकिन मैं तो सपनों में नहीं सोचा था कि इस स्टेज पर आज मैं अपने बेटे की वजह से खड़ा होऊंगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। मुझे लगा था कि मैंने अपने बाबूजी के बहुत पुराने सपनों को मैंने साकार किया। मेरी वजह से बाबूजी स्टेज पे आए, उनका सम्मान हुआ। तो कहाँ कहाँ सम्मान मिलेगा, किस किस हाथों से ट्रॉफी मिलेगी, कितने प्लेटफॉर्म पे, मतलब कहते हैं ना कि बरसात हो जाती है यहाँ पे, सेलिब्रेशन इतना बड़ा होता है। बीसी सर बोलते हैं ना, सेलिब्रेशन लाइफ में, सेलिब्रिटी क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपनी लाइफ को। वो हर जगह सेलिब्रेट, उनका सेलिब्रेशन किया जाता है। तो आरसीएम बिजनेस में आपको सेलिब्रिटी बनने का मौका है, ये एक दिन के लिए ही सही, लेकिन जब वो फील करेंगे ना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, तो वो फीलिंग आपको कहां कहां और किस लेवल पे लेके जाएगा। फिर आपके अंदर क्या आएगा कि यार हर दिन, आज देखो मैं आजमगढ़ में मीटिंग करके आ रहा हूं, क्या हुआ वहां, सेलिब्रेशन। हर दिन होता है सेलिब्रेशन। कल मेरी मुगल सराय में मीटिंग थी, वहां सेलिब्रेशन है। अभी आज कल फिर मेरी रॉबर्ट्सगंज में मीटिंग है, वहां सेलिब्रेशन है। हर दिन सेलिब्रेशन होता है। क्या होता है सेलिब्रेशन, सबको पता है क्या होता है। आरसीएम सेलिब्रिटी बना देता है, लेकिन ये सेलिब्रिटी बनने के लिए आग तो लगानी पड़ेगी अपने अंदर। शुरुआत तो रॉयल्टी से ही होती है। रॉयल्टी के नीचे का जो भी लेवल है ना, वहां से आपकी शुरुआत नहीं होगी। तो मौका है, अवसर है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। लास्ट में मैं एक छोटा सा आपसे एक्सरसाइज करवाऊंगा, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। मुझे आज भी याद है कि बीसी सर विजुअलाइज करवाते थे हम लोगों को, बोलते थे बेटा तुम लोग आंखें बंद कर लो। हम लोग आंखें बंद कर लेते थे। और आज मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा कि आप लोग 2 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए, जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सभी लोग आधे मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचिए, सोचिए कि आपने इस मंथ में रॉयल्टी कर दिया। फील करिए, कोशिश कीजिए सोचने की कि आपने डन कर दिया। आपका पोस्टर वायरल हो रहा है, सारे ग्रुप पे आपकी तस्वीर वायरल हो रही है, आपका नाम लिखा हुआ है, आपका लेवल लिखा हुआ है, आपने गोल्ड कर दिया, स्टार गोल्ड कर दिया, प्लेटिनम कर दिया। आप विजुअलाइज करिए, देखिए, महसूस कीजिए कि चारों तरफ से बधाइयां आपको मिल रही है। व्हाट्सएप पे, फोन पे कॉल्स आ रहे हैं, आपके सीनियर्स के कॉल आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। चारों तरफ से बधाइयां आ रही है, आपके रिलेटिव्स आपको बधाई दे रहे हैं, आपके दोस्त आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। पूरा का पूरा वो आपका पोस्टर वायरल हो चुका है। आप देखिए कि आपको दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आप स्टेज पे हैं। वो नज़ारा देखिए, चारों तरफ से 25,000 लोग अपने मोबाइल का लाइट्स ऑन करके, 25,000 लोग आपकी तरफ लाइट्स ऑन करके वो आपको दिखा रहे हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। चारों तरफ से लाइट्स, कैमरा आपकी तरफ है। उस माहौल को देखिए, देखिए कि आपके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश हो रही है। देखिए उस माहौल को, उस हॉल को देखिए। देखिए अपनी फैमिली मेंबर को, आपकी पत्नी, आपके बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, आपकी टीम कितनी खुश हो रही है। देखिए उस चमचमाती हुई ट्रॉफी को जो आपको मिलने वाला है। आप विजुअलाइज करिए, उस हॉल को विजुअलाइज करिए, उस माहौल को विजुअलाइज करिए। सारे लोग सीटियां बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उस नज़ारे को अपने आंखों से देखिए, महसूस कीजिए, और अब धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। कैसा लगा? दिखा दो यार, अंगूठा दिखा दो, बोलने की जरूरत नहीं है। वाह, चेहरे बदल गए, लोगों के भाव बदल गए। क्या बात है, कितने लोगों ने फील किया उस हॉल में? एक बार इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज करें, एक बार प्लीज डिजिटली हैंड रेज करें, जितने भी लोगों ने फील किया कि मैं उस हॉल में हूँ। क्या बात है, वाह, ग्रेट 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 ग्रेट। जितने भी लोग हैं, जो भी फील कर रहे हैं, एक बार एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं, एक बार अपने डिजिटली आप हैंड रेज करें, डिजिटली। बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट। देखो, जो लोग नहीं कर पा रहे ना, अंगूठा भी दिखा दो, कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर सुपर सुपर, यूनिक, वाओ। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। चलिए एक बार सभी लोग अपने अपने वापस से लोअर कर लेते हैं। ये विजुअलाइजेशन में इतनी ताकत है कि अगर आप इसको आज से ना रोज करिए, सुबह उठ के करिए, रात में सोते समय करिए, सुबह उठने के बाद बिस्तर पे कर लीजिए, खाना खाते समय आधे सेकंड के लिए अपने दिमाग में इसको विजुअलाइज करिए।
दिन में 2 बार 3 बार कर ली। देखो बाइक चलाते समय मत कर लेना, आंख बंद करके सतीश कुमार सर ने बोला है कहीं और चले जाओगे इंदिरा गांधी स्टेडियम के बजाय, तो मत करना मेरे दोस्त। आंखें बंद करके बाइक चलाते समय मत कर लेना। बाकी खाना खाते समय, टॉयलेट में बैठे हैं, ब्रश कर रहे हैं, दिन में 10 बार कर सकते हैं करिए, 12 बार, 15 बार, 20 बार कर सकते हैं करिए। आप करके देखो विजुअलाइजेशन। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोगों ने कारनामे किए हैं ना, ये सब के सब विजुअलाइजेशन की पावर को इनको पता है। बहुत ताकतवर चीज होती है, विजुअलाइज करिए। इफ यू कैन विजुअलाइज, यू कैन एक्चुअलाइज। अगर आप किसी चीज को विजुअलाइज करने की आपके अंदर क्षमता पैदा हो गई, आप एक्चुअलाइज कर देंगे। आज आरसीएम बिजनेस में जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं ना, ये सारे के सारे इस पावर का इस्तेमाल करके आज ऊपर उठे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, आप जितने भी लीडर से बात कर लीजिए, जितने भी लोगों से बात करके पूछ लीजिए, और आरसीएम की बात तो छोड़ दीजिए, बाहर की दुनिया में भी जो भी आज मुख्यमंत्री हैं बड़े बड़े, उन सब से पूछिए, उन सब ने काम किया है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, विजुअलाइज करिए। बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अवसर है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना बहुत ध्यान से, मैं आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, आज आपने बहुत ही शानदार जानकारी दी। उम्मीद करते हैं सभी साथी को समझ आ गया कि रॉयल्टी लेना बहुत ही आसान काम है। अगर हमारे 100 डायमंड क्लब अचीवर होता है ना, तो आराम से हम इजी से रॉयल्टी हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में हम क्या है ना, हमारे पास सब चीज है लेकिन हमारे पास नॉलेज की कमी है। हम लोग क्या बात करते हैं, डायरेक्ट जाके हम ये बोलते हैं कि हाँ भाई तुम 2000 का सामान ले लो, 1000 का सामान, जिससे हम रॉयल्टी की उम्मीद करते हैं लेकिन रॉयल्टी हासिल नहीं हो। अगर हम उनको सीधा डायरेक्ट जो नया हमारा प्लान आया उसके थ्रू अगर हम डायरेक्ट सीधे उनसे मेन प्रोडक्ट पे, हेल्थ पे, उन पे डायरेक्ट बात करते हैं ना, तो आराम से 10,000, 15,000, 5,000 पी हो जाता है अगर, तो जिससे रॉयल्टी लेने में बहुत ही आसानी होती है। लेकिन आज के समय में लोगों ने रॉयल्टी को मतलब इतना बड़ा बना दिया कि यार 4 पैसे के बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या है ना, अभी हमारे लोगों में वो समय क्या है, वही है कि सर नॉलेज की कमी है। लोग मीटिंग में आते हैं लेकिन कोई कैमरा ऑन नहीं करता, नॉलेज नहीं लेता, पेन डायरी का बोलते हैं तो वो नोट नहीं करते, और फिर दोस्त निकालते कि अपलाइन साथ नहीं देती, डाउनलाइन साथ नहीं देती। मैन जब हम अपने खुद में कमी निकालना शुरू कर देंगे ना, तो सफलता आसानी से मिल सकती है। लेकिन आज के समय में लोग सफलता को बिना घर बैठे हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। थैंक यू सर, आपने बहुत ही शानदार जानकारी दी है। हमारे बीच में महावीर सर है। सर अगर आप पॉसिबल है तो सर आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। यस सर, बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त। जितनी तारीफ की जाए डी कुमार सर ने एकदम आज जो मीटिंग ली है वो दिल की गहराई से ली है। और मुझे लग रहा है बड़ी प्लानिंग और बड़ा अगर कुछ करना है तो खुद से प्लानिंग करके फील्ड में उतरना पड़ेगा। आज उन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने बैंक की जॉब के साथ आरसीएम बिजनेस में अपने आप को प्रूव किया। और यही फार्मूला है सर, जीतता वो नहीं है जो शुरुआत में दौड़ लगाता है, जीतता वो है जो अंतिम क्षणों तक अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपनी स्किल, अपना नॉलेज फील्ड में डालता है। और दारू वाले को दारू वाला मिल रहा है, बीड़ी वाले को बीड़ी वाला मिल रहा है, जर्दे वाले को जर्दे वाला मिल रहा है, तो क्या लगता है रॉयल्टी पे जाने के लिए क्या लोग नहीं मिलेंगे आपको? मिलेंगे सर। आतंकवादी को आतंकवादी मिल रहा है, तो डायमंड को डायमंड क्यों नहीं मिलेगा? रॉयल्टी अचीवर को रॉयल्टी अचीवर क्यों नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा सर। जिसकी प्लानिंग में आ गया, देखिए दुनिया में बड़े पुल हैं, दुनिया में बड़े होटल हैं, दुनिया में जितनी भी बड़ी चीजें हैं 3 बार बनती है सर। पहली बार इंसान के दिमाग में, दूसरी बार कॉपी और पेज पे, और तीसरी बार भौतिक जगत में बनती है। जिसने सोच लिया सारी कायनात उसके लिए काम करना शुरू कर देगी। और हमारे पास पावर है, मौका है, अवसर है। सारी अपलाइनों को यूज करिए, जूम की मीटिंगें करवाइए, काउंसलिंग करिए, कितना भी किया जा सकता है। कोई व्यक्ति आज ज्वाइन करता है ना, आज, और वो डायमंड क्लब करके स्टार्ट हो जाता है, तो डायमंड करने वाले को डायमंड क्लब वाले मिलेंगे सर। 94 लोगों का वो डायमंड क्लब करवा दे, रॉयल्टी अचीवर बन जाएगा सर। सिंपल फार्मूला है। हाथी के बच्चा हाथी होता है, ऊंट के बच्चा ऊंट होता है। तो जिस तरह से जो चीजें आप प्लानिंग करोगे, जिस तरह की सोच रखोगे, वैसा इन्वायरमेंट, वैसा माहौल ऑटोमेटिक बन जाएगा सर। और मेरे को लगता है प्लानिंग किया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है सर। प्लानिंग ही सबसे बड़ा योगदान देगी आपका सर। प्लानिंग करके फील्ड में उतर जाइए, टारगेट लेके फील्ड में उतर जाइए, रिजल्ट 100% आएगा। और आज की मीटिंग बहुत शानदार ली है डी कुमार जी ने। जिन लोगों ने तैयारी की है, अभी भी वक्त है सर, पूरी ताकत के साथ फील्ड में उतरिए, 100% रिजल्ट आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर। जिस तरह ना नदी नदी जंगलों से निकलते हुए नदी कभी रास्ते में किसी को ये नहीं पूछती कि समुद्र कितना दूर है, उसी तरह अगर हम जितना ज्यादा फील्ड वर्क करेंगे, हमारी लिस्ट तैयार होगी, प्लानिंग करेंगे, तो डेफिनेटली हमें रॉयल्टी बहुत जल्दी मिल सकती है। लेकिन उसके लिए हमें फील्ड वर्क करना पड़ेगा, लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी,
सर ओवर कर दूं मीटिंग? ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।